नमस्कार साथियों, अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं नरेंद्र लेगा आज आपके सामने करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 2 लेकर हाजिर हुआ हूं। अपने एक श्रृंखला शुरू की है मैराथन क्लास की, जिसमें आपके पास में प्रत्येक माह में आपके पास में 2 मैराथन क्लास होगी करंट की, जिसमें एपिसोड 1 आ चुका है और एपिसोड 2 आपके पास में लेकर आज मैं हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करूंगा ये क्लास एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आओ शुरुआत करते हैं। आप सभी मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि आप कहां से जुड़े हुए हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो ठीक है, आज शुरुआत करते हैं। आज का पहला आपके पास में टॉपिक रहेगा राजस्थान का पहला स्वचालित ऑटोमेटिक हाईटेक बांध। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान का पहला स्वचालित हाईटेक बांध कौन सा है, तो यहां से प्रश्न यदि बनेगा तो आपके पास में आपको ध्यान रखना है ईसरदा बांध। कौन सा है आपके पास में? ईसरदा बांध। ईसरदा बांध, ये जो ईसरदा बांध है ये आपके पास में स्वचालित, राजस्थान का पहला स्वचालित ऑटोमेटिक हाईटेक क्या है? बांध है। इसके बाद में देखो आपके पास में पहला स्वचालित और हाईटेक जलाशय या बांध है। इसके बाद में ये आपके पास में कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ईसरदा बांध आपको ध्यान रखना है बनास नदी पर है। बनास नदी। और आपके पास में कौन से जिले में है? तो आपके पास में ध्यान रखना, एक तो सवाई माधोपुर, और दूसरा आपके पास में टोंक। इन दोनों की सीमा के ऊपर ये आपके पास में बांध बना हुआ है। यहां से अभी तक आपके पास में एक प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान का पहला स्वचालित हाईटेक बांध कौन सा है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ईसरदा बांध। ये ईसरदा बांध आपके पास में कहां पर है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। और है कहां पर आपके पास में? एक आपको ध्यान रखना है सवाई माधोपुर और दूसरा आपको ध्यान रखना है टोंक। इन जिलों की सीमा के ऊपर है। अब यदि पूछा जाए कि इसकी क्षमता कितनी है, जल भराव कितनी क्षमता है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले चरण में आपके पास में 3.24 टीएमसी और दूसरे चरण में ये इसको बढ़ाकर 7.53 क्या कर दिया है? टीएमसी की जाएगी। तो पहले चरण में तो रहेगी 3.24 टीएमसी और दूसरे चरण में आपके पास में बढ़कर कितनी हो जाएगी? 7.53 टीएमसी हो जाएगी। और इसकी जो लागत है निर्माण की आपके पास में, वो है आपके पास में 618 करोड़ रुपए। तो अब आप मुझे ये बताओ कि राजस्थान का पहला स्वचालित आपके पास में बांध कौन सा है? तो आपके पास में कौन सा बांध है आपको बताना है कि ईसरदा बांध है। और ये ईसरदा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो आपके पास में बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन से जिले में है? तो आपके पास में सवाई माधोपुर और आपके पास में कहां पर है? टोंक। पहले चरण में आपके पास में 3.24 है और दूसरे चरण में आपके पास में 7.53 है। और इसकी लागत है वो आपके पास में 618 रुपये है। क्योंकि लागत वगैरह थोड़ी इसलिए अपने को ध्यान रखनी है, यदि कथन कारण का प्रश्न बनता है तो वहां पर आपके पास में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में आपके पास में अगला है, इसी के अंदर आपके पास में थोड़ा और डिटेल आपके पास में है कि ये जो प्रौद्योगिकी है आपके पास में कहां से आपके पास में की है? तो स्वीडन से आयातित है। स्वीडन की तकनीकी के आधार पर इसका निर्माण किया जाएगा, जिसमें आपके पास में 28 गेट है। 28 गेट है को संचालित करने के लिए 56 हाइड्रोलिक सिलेंडर लगाए जाएंगे। 28 गेट को खोलने के लिए, बंद करने के लिए आपके पास में 56 हाइड्रोलिक आपके पास में क्या है? सिलेंडर लगाए जाएंगे। और कोई थोड़ा सा नाम याद रखना है कि ये आपके पास में स्वीडन की तकनीक पर आधारित है। और पहले चरण में दौसा और सवाई माधोपुर जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाएगा। ये बात है, जो पहला चरण है इसमें आपके पास में एक तो दौसा को और दूसरा आपके पास में सवाई माधोपुर है, इनको क्या करेगा? आपके पास में जल उपलब्ध करवाएगा। इसके बाद में नोट लगा के मैंने लिखा है कि राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित आपके पास में पीकेसी ईआरसीपी लिंक परियोजना के तहत जयपुर के रामगढ़ बांध को भी ईसरदा बांध से जल प्राप्त होगा। तो जयपुर का जो रामगढ़ बांध है इसको भी आपके पास में ईसरदा बांध से क्या है? जल मिलेगा। ईसरदा बांध, ठीक है। तो आपके पास में 2 पॉइंट यहां से ध्यान रखना है, एक तो स्वीडन की तकनीक पर और दूसरा आपके पास में जो रामगढ़ बांध है इसको भी कौन से जिले से मिलेगा? इस कौन से बांध से मिलेगा? ईसरदा बांध से पानी मिलेगा। अगला है आपके पास में विलुप्त सरस्वती नदी। ये चर्चा में क्यों है?
हाल फिलहाल ये विलुप्त सरस्वती नदी है, चर्चा में रही है, जिसका कारण क्या है? तो ध्यान रखना कि राजस्थान सरकार ने विलुप्त नदी के अस्तित्व और प्रवाह मार्ग की, ये भाई मान लो कहाँ पर इसका अस्तित्व क्या है और ये कौन से मार्ग से चलती थी, इसकी तलाश के लिए आपके पास में बजट आवंटित किया है और एक आपके पास में विशेष समिति है, उसका भी गठन किया गया है कि आप पता करो कि आपके पास में सरस्वती नदी है, किस समय बहती थी और इसका प्रवाह मार्ग कौन सा था। इस हेतु आपके पास में डेनमार्क की क्या आपके पास में है, डेनमार्क डेनमार्क है, वहाँ के वैज्ञानिकों की तकनीकी सहायता ली जा रही है और जिसमें तरंगों के जरिए आपके पास में वेव है, वेव के जरिए पोलियो चैनल यानी प्राचीन नदी मार्ग का पता लगाया जाएगा। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक प्रयोग होंगे वो आपके पास में डेनमार्क की जो तकनीकी है उसके आधार पर आपके पास में तरंग है, तरंगों के माध्यम से आपके पास में क्या है, पता लगाया जाएगा नदी का। इसके बाद में इस प्रोजेक्ट में कौन कौन शामिल है? तो इस प्रोजेक्ट में आपके पास में ध्यान रखना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस प्रोजेक्ट में शामिल है, इसरो इसमें आपके पास में काम करेगा। इसके अलावा आपके पास में काजरी का मतलब है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान, तो आपके पास में संस्थान, ये कहाँ पर है, जोधपुर। तो आपके पास में इसरो और काजरी दोनों आपके पास में मिलेंगे, इसरो प्लस काजरी का है, तो काजरी आपके पास में ध्यान रखना जोधपुर के अंदर है, जिसका पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये जोधपुर में है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ये भी आपके पास में साथ में शामिल है। तो आपको तीसरा नाम रखना है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कहाँ पर है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ये तीनों इस प्रोजेक्ट में क्या है, शामिल है। इसके बाद में आपके पास में संभावित नदी मार्ग, ये पश्चिमी राजस्थान में लगभग आपके पास में 900 किलोमीटर, पुराने समय में पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये आपके पास में नदी है, बहती थी, आपके पास में लगभग आपके पास में है 900 किलोमीटर। और नदी के प्रभाव की संभावना हनुमानगढ़ से लेकर कच्छ गुजरात तक है। इसकी जो संभावना जताई जा रही है वो हनुमानगढ़ से लेकर कच्छ गुजरात तक बताई जा रही है, लगभग 900 किलोमीटर। अगला है आपके पास में रावत भाटा में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट। ये पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है, ये कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है रावत भाटा, ये चर्चा में क्यों है? तो आपके पास में ये ध्यान रखना है कि राजस्थान सरकार ने रावत भाटा में, कहां पर, सुखपुरा सुखपुरा गांव है, वहां पर आपके पास में पहाड़ी यानी एकत्रित कर बिजली उत्पादन के पास में आपके पास में 2560 मेगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तो आपके पास में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट की मंजूरी कहां पर दी राजस्थान सरकार ने? तो आपके पास में सुखपुरा गांव है और ये कहां पर है, रावत बाटा के अंदर है, जहां पर 2560 मेगावाट, कितने मेगावाट की, 2560 मेगावाट की पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट की क्या है, मंजूरी दी है। इसके बाद में ये आपके पास में अक्षय ऊर्जा निगम के प्रस्ताव पर जल संसाधन विभाग ने पानी आवंटन के लिए सैद्धांतिक सहमति भी दी है। अक्षय ऊर्जा विभाग और साथ में कौन सा है, जल संसाधन विभाग, ठीक है। इसके बाद में ये प्रोजेक्ट ग्रीनको द्वारा सुखपुरा में लगाया जाएगा। किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो आपके पास में है ग्रीनको द्वारा आपके पास में सुखपुरा में लगाया जाएगा। इसके बाद में रावत भाटा परमाणु बिजली घर से बिजली उत्पादन के बाद पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट से बिजली बनाने के बाद बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा हब बन जाएगा, ठीक है। और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए नाम याद रखना है टाकरदा माला देवी सिंचाई परियोजना, एक तो वहां पर है और दूसरा आपके पास में ब्राह्मणी नदी, इससे आपके पास में क्या है, पानी मिलेगा। यदि पूछा जाए कि आपके पास में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है, इसमें पानी कहाँ से मिलेगा? तो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए आपके पास में टाकरदा माला देवी सिंचाई परियोजना है और दूसरी आपके पास में ब्राह्मणी नदी है, वहां से इसको पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। थोड़ा नाम भी याद रखना, टाकरदा माला सिंचाई परियोजना और आपके पास में ब्राह्मणी नदी। अगला आपके पास में इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है।
जयपुर में तीसरी लेपर्ड सफारी का आपके पास में शुभारंभ। यदि पूछा जाए कि राजस्थान की तीसरी लेपर्ड सफारी का शुभारंभ कहां पर किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कहां पर किया गया है, जयपुर के अंदर। अब आपके पास में कहा गया है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में तीसरी लेपर्ड सफारी का उद्घाटन है, आपके मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, उन्होंने आपके पास में 5 जून को किया, विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर। तो आपके पास में कब किया है, 5 जून 2025 को जयपुर के बीड़ पापड़ क्षेत्र में किया है। कहां पर किया है, तो ध्यान रखना बीड़ पापड़। ये बीड़ पापड़ काफी चर्चा में, भाई ध्यान रखना बीड़ पापड़ क्षेत्र में किया। यदि एग्जाम में पूछा जाए राजस्थान की तीसरी लेपर्ड सफारी का शुभारंभ कहां पर हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि 5 जून 2025 को जयपुर के बीड़ पापड़ क्षेत्र में किया गया है। इससे पहले झालाना, इससे पहले आपके पास में एक तो झालाना और दूसरा आपके पास में आमागढ़, इसके अंदर आपके पास में लेपर्ड सफारी का शुभारंभ है किया जा चुका है। तो ये 2 पहले है, एक तो झालाना, दूसरा है आमागढ़। इसके बाद में तीसरी जो आपके पास में है वो कब है, आपके पास में 5 जून 2025 को, कहां पर है, बीड़ पापड़ क्षेत्र में है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है आपके पास में राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना। काफी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की पहली, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना का लोकार्पण कब हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है इसका लोकार्पण बूंदी जिले के, कहां पर है, जिला कौन सा है, बूंदी, गांव कौन सा है, लोहली गांव, ठीक है, लोहली गांव, जिसके अंदर गेंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपके पास में 18 जून 2025 को किया है। तो आपको ध्यान रखना है इस परियोजना का नाम है गेंडोली फोलाई लिफ्ट परियोजना है, जिसका लोकार्पण आपके पास में अपने स्पीकर है आपके पास में वो 18 जून 2025 को ओम बिरला साहब ने किया है। ये आपके पास में मेज नदी के ऊपर बनी हुई परियोजना है, देश की आपके पास में प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना है, जहां नदी से किसानों को निःशुल्क पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि पूछा जाए एग्जाम में कि राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना कौन सी है, तो आपके पास में है गेंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना। कौन से गांव में है, लोहली, और लोहली गांव कहां पर है, बूंदी के अंदर है, जिसका आपके पास में लोकार्पण ओम बिरला आपके पास में जो लोकसभा के स्पीकर है उन्होंने आपके पास में 18 जून 2025 को किया है। कि कौन सी नदी पर है, तो नदी आपको ध्यान रखनी मेज नदी के ऊपर है। गेंडोली क्षेत्र में इस बहुप्रतीक्षित गेंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना से केसरायपाटन क्षेत्र में 17 गांव कितने आपके पास में, 17 गांवों को 25,000 किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिल सकेगा। और आपके पास में इसकी जो लागत है आपके पास में 123.87 करोड़, इतनी आपके पास में इसकी लागत आएगी, 123.87 करोड़ है कि आपके पास में इसकी लागत आएगी लगभग। और ये परियोजना 4000 हेक्टेयर भूमि आपके पास में सिंचित करेगी। तो आपके पास में केवल आपको इंपॉर्टेंट है आपके पास में कि पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो आपको पास ध्यान रखना है गेंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, लोहली गांव, और ये गांव कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। इसका उद्घाटन किसने किया है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। कब किया है, 18 जून 2025 को। और कौन सी नदी पर है, मेज नदी के ऊपर बनी हुई है। नेक्स्ट है आपके पास में गिद्ध संरक्षण केंद्र। यदि पूछा जाए कि गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना जोड़बीड़, और जोड़बीड़ कहां पर है आपके पास में, बीकानेर। जोड़बीड़ कहां पर है, बीकानेर के अंदर। तो गिद्धों के संरक्षण के लिए बीकानेर के जोड़बीड़ क्षेत्र में 4 करोड़ की लागत से, बीकानेर क्षेत्र के अंदर 4 करोड़ की लागत से आपके पास में गिद्ध संरक्षण केंद्र है वो बनाया गया है। एवं वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, गिद्ध प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। तो आपके पास में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर है, जोड़बीड़ के अंदर है, जिसमें आपके पास में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, गिद्ध प्रजनन केंद्र भी साथ में स्थापित किया गया है। और केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने 16 जून को इसका क्या है, लोकार्पण किया है या घोषणा की है। इसकी घोषणा किसने की है, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल है, जिसने आपके पास में 16 जून 2025 को घोषणा की। ठीक है,
आपको कम से कम इतना याद रखना है, गिल संरक्षण के अंदर कहाँ पर है, जोहड़ बीकानेर के अंदर है। अगला आपके पास में विकसित कृषि संकल्प अभियान। यदि पूछा जाए कि विकसित कृषि संकल्प अभियान है कब शुरुआत हुई है, तो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा। किसने किया है, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान देश भर में 29 मई से 12 जून को आपके पास में शुरू किया है। 29 मई से आपके पास में 12 जून तक आपके पास में प्रारंभ किया गया है। 29 मई से आपके पास में 12, और राजस्थान में इस अभियान का शुभारंभ अजमेर के, किसके, अजमेर के आपके पास में पंचायत है रलावता पंचायत। तो रलावता आपके पास में ग्राम पंचायत है, वहां से आपके पास में शुभारंभ किया है, और ये पंचायत कहाँ पर है, अजमेर। आपके पास में ये ध्यान रखना है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान का राजस्थान में राज्य स्तरीय शुभारंभ कहाँ से हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है रलावता पंचायत है, कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। और आपके पास में ये 29 मई से 20 जून 2025 तक चलाया गया है। और आपके पास में जो केंद्र सरकार का कृषि मंत्रालय है, उसके आपके पास में अभियान है विकसित कृषि संकल्प अभियान, उसके तहत आपके पास में कार्य शुरू किया गया है। अगला है आपके पास में आयुर्वेद भूषण उपाधि। यदि पूछा जाए आयुर्वेद भूषण उपाधि 2025 में किसको दी गई है, तो आपके पास में ध्यान रखना जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन में राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रीय आरोग्य 2025 का आयोजन किया गया है। आपके पास में राष्ट्रीय आरोग्य 2025 का आपके पास में आयोजन किया है, जिसके अंदर उप मुख्यमंत्री और आयुर्वेद मंत्री प्रेमचंद बैरवा है, जिन्होंने भरतपुर के एक वेद है आपके पास में, काफी इंपॉर्टेंट है नाम, वेद ताराचंद जो वेद ताराचंद है, इनको आपके पास में आयुर्वेद भूषण आपके पास में उपाधि दी है। इनको आपके पास में उपाधि दी है, उसका नाम है आयुर्वेद भूषण। तो आज के बाद में यदि एग्जाम में पूछा जाए कि आयुर्वेद भूषण उपाधि किसे मिली है, तो आपके पास में ध्यान रखना है वेद ताराचंद कहाँ के हैं, भरतपुर के आपके पास में रहने वाले हैं। इनको आपके पास में कौन सी उपाधि मिली है, आयुर्वेद भूषण उपाधि मिली है। नेक्स्ट है आपके पास में आपनो गांव साफ सुथरो गांव। इसकी शुरुआत आपके पास में हुई है 13 जून से, 13 जून 2025। आपनो गांव साफ सुथरो गांव का शुभारंभ है वो आपके पास में 13 जून 2025 से शुभारंभ किया गया है। और इसका शुभारंभ है मोडक गांव। कौन सा गांव है आपके पास में, मोडक गांव। और ये मोडक गांव कहाँ पर है, आपके पास में रामगंज मंडी कहाँ पर है, कोटा के। यदि एग्जाम में पूछा जाए आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान की शुरुआत कब हुई है, 13 जून 2025 को। कहां से हुई है, मोडक गांव। कहां पर, मोडक गांव, रामगंज मंडी, कोटा से। और किसने की है, आपके पास में भूपेंद्र यादव, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री। जो अपने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, इन्होंने आपके पास में इसका शुभारंभ किया है। उद्देश्य क्या है, क्यों शुभारंभ किया है, प्रदेश के गांवों को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाना। जो प्रदेश के गांव हैं उनको स्वच्छ और साफ सुथरा बनाना है। और मुख्य कार्य है ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित सफाई करना। जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें आपके पास में नियमित सफाई करना, कचरों का संग्रहण करना, पॉलीथीन का उपयोग बंद करना, पॉलीथीन का उपयोग है उसको बंद करना, और सामूहिक आयोजनों के लिए बर्तन बैंक खोलने को प्रेरित करना है। तो आपको कार्य भी थोड़े ध्यान रखना है, कार्य क्या क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में नियमित साफ सफाई का आपके पास में करना है, कचरा संग्रहण करना, पॉलीथीन का उपयोग है इसको रोकना, और सामूहिक आयोजनों के लिए बर्तन बैंक जो योजना है उसको आपके पास में खोलने के लिए प्रेरित करना। अगला है आपके पास में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुभंकर लॉन्च। काफी इंपॉर्टेंट है भाई,
ये आपके पास में जब इसका आयोजन होगा उसके बाद तो यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं। उससे पहले क्या बन सकता है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन का शुभंकर लॉन्च हुआ है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 के लिए शुभंकर और लोगो आपके पास में है। 20 जून 2025 को आपके पास में इसका अनावरण किया है। 20 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में आपके पास में शुभंकर लॉन्च किया है। इसके बाद में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियन 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? 27 सितंबर से 5 अक्टूबर। तो आपको ध्यान रखना है 27 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक आपके पास में किया जाएगा 2025 के अंदर। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के, ये आपके पास में भारत में आयोजित होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में क्या होगा? इसका आयोजन होगा। इसके बाद में जो शुभंकर है कि इसका जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसका जो शुभंकर है इसका नाम क्या है? तो नाम आपको ध्यान रखना है विराज। और ये आपके पास में विराज क्या है? तो आपको ध्यान रखना है विराज एक युवा हाथी है जो कृत्रिम पैर आपके पास में पहने हुए है। एक आपके पास में हाथी है जो कृत्रिम पैर पहन के खड़ा है। ठीक है, कृत्रिम पैर पहन के खड़ा है। और प्रतीक है ये साहस, शक्ति और संकल्प और पैरा एथलेटिक्स के अदम्य भावनाओं को आपके पास में क्या है? प्रतीक है। और इसमें आयोजक है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति पीसीआई, इस समारोह की मेजबानी करेगा। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर है कंगना रनौत। ठीक है, तो अभी तक जो प्रश्न बनेगा इसमें यहां से प्रश्न बन सकता है शुभंकर। शुभंकर क्या है? विराज। अगला है आपके पास में अचीवर ऑफ द ईयर। यदि पूछा जाए कि अचीवर ऑफ द ईयर आपके पास में पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ध्यान रखना है कि 8 जून 2025 को ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रबंधक निदेशक श्रुति भारद्वाज, तो श्रुति भारद्वाज है, इसको आपके पास में अचीवर ऑफ द ईयर, अचीवर ऑफ द ईयर आपके पास में पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो अचीवर ऑफ द पुरस्कार श्रुति भारद्वाज को दिया गया है जो आपके पास में कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रबंधक निदेशक है। अगला है आपके पास में प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बोट, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बोट कहां पर आपके पास में शुभारंभ किया गया है? तो ध्यान रखना हाल में प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बोट है आपके पास में, बोट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ध्यान रखना पिछोला झील। शुरुआत कहां से की है? पिछोला झील। और ये पिछोला झील कहां पर है? आपके पास में उदयपुर के अंदर। उदयपुर जो आपके पास में इसके अंदर जो पिछोला झील है वहां पर आपके पास में प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बोट का शुभारंभ किया गया है। तो पिछोला झील में आपके पास में पहली इलेक्ट्रिकल डबल आपके पास में डेकर बोट है, उसकी पास में शुरुआत की गई है। अगला आपके पास में विधायक शिक्षा का साथी और मातृ वन योजना। यदि एग्जाम में पूछा जाए विधायक शिक्षा का साथी और मातृ वन योजना का शुभारंभ कहां से हुआ है? तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहां पर? जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में। ठीक है, तो जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में विधायक शिक्षा का साथी और मातृ वन योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर से आपके पास में शुभारंभ किया है। और जोधपुर के शहर विधायक जो आपके पास में अतुल बंसाली है, इसने इन योजनाओं का है नवाचार किया है। यदि पूछा जाए कि विधायक शिक्षा का साथी और मातृवन योजना है, इसका शुभारंभ कहां से हुआ है? तो जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर से हुआ है। अगले आपके पास में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क पुंगल बीकानेर, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है कि आपके पास में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क वर्तमान में कौन सा है? तो वर्तमान में आपके पास में पुंगल बीकानेर।
इससे पहले कौन था? तो आपके पास में भड़ला आपके पास में पार्क था। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा बीकानेर के पुंगल में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो वर्तमान में कहाँ बनने जा रहा है? तो पुंगल बीकानेर के अंदर बनने जा रहा है। और आपको ये ध्यान रखना है कि पुंगल में कुल आपके पास में कितनी मेगावाट है? तो आपके पास में 2450 मेगावाट। आंकड़ा इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास में देश का आपके पास में सबसे बड़ा है, तो इसकी क्षमता आपको याद रखनी है 2450 मेगावाट क्षमता रहेगी, जिसमें आपके पास में पुंगल के सुरासर भणावता वाला, और जिसमें आपके पास में हजार मेगावाट के रहेंगे, और छत्तीसगढ़ के सरदारपुरा में 450 मेगावाट हो जाएगी। तो आपके पास में 1000, 2000 और 2450 सभी आपके मिलाकर आपके पास में 2450 मेगावाट हो जाएगी। वर्तमान में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क फलोदी के भड़ला, जो आपके पास में भड़ला पार्क है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो भड़ला पार्क है इसकी क्षमता है आपके पास में 2245 मेगावाट, और ये कहाँ पर है? फलोदी के अंदर है। तो जो फलोदी के अंदर भड़ला पार्क है उसकी क्षमता आपके पास में कितनी है? 2245, और वर्तमान में ये है। अब इसके स्थान पर कौन सा हो जाएगा? पुंगल बीकानेर, जिसकी क्षमता आपके पास में हो जाएगी 2450 मेगावाट। इसके बाद में अगला है आपके पास में देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो कहां पर है? तो प्रश्न बन भी सकता है यहां से कि देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो कहां पर है? तो आपके पास में ये जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो राजस्थान के जोधपुर में बनाया जा रहा है। तो आपके पास में देश का पहला वंदे भारत आपके पास में ट्रेन मेंटेनेंस डिपो कहां पर बनाया जा रहा है? जोधपुर के अंदर बनाया जा रहा है, राजस्थान के अंदर। इस डिपो का निर्माण उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल द्वारा किया जा रहा है। जो 5 जो आपके पास में प्रस्तावित डिपो, इसमें सबसे पहला डिपो है, और यह डिपो भगत की कोठी में 167 करोड़ की लागत से बनेगा, और इसे 2025 तक आपके पास में क्या है? पूरा करने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो केवल आपको इतना याद रखना है कि देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो कहां पर बनाया जा रहा है? तो आपको स्थान याद रखना है, कौन से जिले में? जोधपुर जिले में बनाया जा रहा है। इसके अलावा और कोई प्रश्न बनने की संभावना नहीं है इसमें। अगला आपके पास में जैसलमेर के बैटल एक्स डिवीजन में युद्धाभ्यास। जैसलमेर के बैटल एक्स डिवीजन ने किया युद्धाभ्यास। तो ध्यान रखना, सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने देश की पश्चिमी सीमा पर फ्यूचर रेडी थीम पर पोखरण फायरिंग रेंज है, उसमें आपके पास में 5 जून 2025 को युद्धाभ्यास किया है। और ये अभ्यास सेना की कोणार्क कॉम्स के तहत बैटल एक्स डिवीजन द्वारा किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशनल रेडीनेस को परखना है, ठीक है। तो यदि पूछा जाए कि आपके पास में फ्यूचर रेडी आपके पास में जो है युद्धाभ्यास कहां पर हुआ है? तो जैसलमेर के अंदर हुआ है, पोखरण फायरिंग रेंज के अंदर। अगला है आपके पास में बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग वृक्ष बंधु पुरस्कार से सम्मानित। यदि आपके पास में पूछा जाए कि वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे मिला है, तो आपको ध्यान रखना है एमएल गर्ग आपके पास में है, ये बीएसएफ के आईजी है, इनको मिला है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर आयोजित 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार समारोह में बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग को यह पुरस्कार है मिला है, और उन्हें यह सम्मान एक वृक्ष में आपके पास में 4.5 लाख पौधे लगाने के लिए दिया गया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है सीधा कि वृक्ष बंधु पुरस्कार 2025 के लिए में किसे मिला है? तो बीएसएफ के आईजी है एमएल गर्ग, इनको आपके पास में मिला है। अगला आपके पास में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। यदि पूछा जाए कि राजस्थान लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको ध्यान रखना उत्कल रंजन साहू है, जो आपके पास में आरपीसी के क्या है? अध्यक्ष है, चेयरमैन है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है और वे आपके पास में 40वें नंबर के आपके पास में है अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 12 जून 2025 को कार्यग्रहण किया है और इनका कार्यग्रहण जून 2026 तक रहेगा। यदि पूछा जाए कि आरपीसी का अध्यक्ष कौन है तो आपको नाम याद रखना है, उत्कल रंजन साहू। अगला आपके पास में संत कबीर शोध संस्थान। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि संत कबीर शोध संस्थान, संत कबीर शोध संस्थान केंद्र कहां पर है, आपको ध्यान रखना है कोटा के, ठीक है। प्रदेश का पहला संत कबीर शोध संस्थान केंद्र है वो कोटा में आपके पास में स्थापित किया गया है। अगला है आपके पास में यूएवी रुद्रास्त्र। यूएवी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण आपके पास में कहां पर किया गया है, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। तो यूएवी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है, जैसलमेर के अंदर किया गया है। इसके द्वारा क्या गया, भारतीय सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड एसडीएल की ओर से विकसित हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वीटीओएल यूएवी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। और ये जो यूएवी रुद्रास्त्र है ये परीक्षण आपके पास में जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 11 जून 2025 को किया गया है। इंपॉर्टेंट है कि कहां पर किया गया है, तो पोखरण की फील्ड रेंज जो आपके पास में फायरिंग रेंज है वहां पर किया गया है, 11 जून को किया गया है। तो यूएवी रुद्रास्त्र का आपके पास में परीक्षण कहाँ किया गया है, तो जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। अगला है आपके पास में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। यदि पूछा जाए कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 है, इसका आयोजन कहां पर हुआ है, इसमें किसने कौन कौन से पदक जीते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके पास में। अब आपके पास में देखो, राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल छगनलाल मीणा ने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है, राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल कौन से ने, छगनलाल मीणा, ठीक है। ये आपके पास में छगन लाल मीणा, इन्होंने आपके पास में क्या है, स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने यह पदक 77 किलोग्राम भार की कुश्ती प्रतियोगिता के अंदर जीता है। तो आपके पास में छगनलाल मीणा का संबंध कौन सी प्रतियोगिता से है, तो कुश्ती प्रतियोगिता से है। आयोजन आपके पास में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 का आयोजन अमेरिका के अलामा स्टेट के बर्मिंघम शहर के अंदर किया गया है, ठीक है। तो अमेरिका के अंदर आपके पास में इसका आयोजन हुआ है। और इसमें और किस किसने आपके पास में पुरस्कार जीते हैं, तो ध्यान रखना, पहला आपके पास में कचनार चौधरी। तो कचनार चौधरी है, ये राजस्थान पुलिस पे सब इंस्पेक्टर है आपके पास में, ने रोमानिया की टीम को हराकर शॉर्ट पुट थ्रो, कौन से में, शॉर्ट पुट थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो आपके पास में जो कचनार चौधरी है, इसने आपके पास में है शॉर्ट पुट थ्रो में आपके पास में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दूसरा आपके पास में दिलीप कुमार, दूसरा है आपके पास में दिलीप कुमार है, इन्होंने आपके पास में, ये आपके पास में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरएफ में कार्यरत है। झालाड़ा के दिलीप कुमार मालव ने इस टूर्नामेंट में कराटे स्पर्धा, ये आपके पास में कराटे से संबंधित है और इन्होंने आपके पास में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो पहला आपके पास में कचनार हो गया, दूसरा आपके पास में दिलीप कुमार। कचनार का संबंध आपके पास में किसे, शॉर्ट पुट थ्रो से है और इसने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। और दिलीप कुमार है आपके पास में, ये आपके पास में है कराटे स्पर्धा से संबंधित है और इन्होंने आपके पास में स्वर्ण पदक जीता है। अगला आपके पास में कृष्णा शर्मा, अगला है आपके पास में कृष्णा शर्मा का संबंध आपके पास में बॉक्सिंग से है, ठीक है। तो जो कृष्णा शर्मा है राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर है चौमू के अंदर, निवासी है चौमू, जिसकी
अमेरिका में आपके पास में बॉक्सिंग के फाइनल मुकाबले में मंगोलिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो कृष्णा का संबंध है वो आपके पास में बॉक्सिंग से है और इसने आपके पास में स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद में उमा चौधरी, वो CISF में हेड कांस्टेबल है, राजस्थान की उमा चौधरी, जिसने जेवलिन थ्रो, इसका संबंध है जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो, और जेवलिन थ्रो ने इसने क्या है, स्वर्ण पदक जीता है। तो आपके पास में इंपॉर्टेंट है, यहां से मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि आपके पास में कचना चौधरी है, इसका जो संबंध है वो आपके पास में शॉर्ट फुट से, शॉर्ट फुट थ्रो, और शॉर्ट फुट थ्रो में आपके पास में गोल्ड मेडल इसने जीता है। और आपके पास में दिलीप कुमार है, ये आपके पास में है कराटे से संबंधित, ये आपके पास में कराटे से संबंधित है और कराटे में इन्होंने क्या है, गोल्ड मेडल जीता है। दूसरा आपके पास तीसरा है कृष्णा, कृष्णा ने आपके पास में बॉक्सिंग से संबंधित है, कृष्णा है वो बॉक्सिंग से संबंधित है और इसने भी स्वर्ण पदक जीता है। और अगला आपके पास में उमा चौधरी है, इसका संबंध आपके पास में जेवलिन थ्रो से है और इसने आपके पास में स्वर्ण पदक जीता है। अगला आपके पास में राजस्थान के प्रमुख चर्चित खिलाड़ी है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आपके पास में पूछा जाए तनिष्का, तनिष्का आपके पास में चर्चा में इसलिए कि उत्तराखंड में आयोजित चौथी कैडेट और जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता चैंपियन है, उसमें तनिष्का ने आपके पास में स्वर्ण पदक जीता है, ये राजस्थान की है। अगला आपके पास में सागर वर्मा है, इसने 25 से 28 जून को पट्टाया थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में आपके पास में क्या है, स्वर्ण पदक जीता है। तो सागर वर्मा है आपके पास में थाईलैंड के अंदर जो वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियन है, उसमें इसने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। अगला है हर्षवर्धन सिंह, हर्षवर्धन सिंह है ये, इसने थाईलैंड में आयोजित कैनो स्प्लिट एशियन चैंपियन, इसमें आपके पास में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो हर्षवर्धन सिंह ने आपके पास में थाईलैंड में आयोजित कैनो स्प्लिट एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, ये राजस्थान के खिलाड़ी है जो चर्चा में है। अगला है आपके पास में देवांश, देवांश चर्चा में क्यों है कि उडुपी कर्नाटक में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय सीनियर दृष्टिबाधित पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपके पास में जो कर्नाटक के अंदर 9वीं राष्ट्रीय सीनियर दृष्टिबाधित, जो दृष्टिबाधित पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, उसमें देवांश ने क्या है, आपके पास में स्वर्ण पदक जीता है। अगला आपके पास में सचिन चेती, सचिन चेती क्यों है, 15 जून है, सिंगापुर में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप है, जो तीरंदाजी एशिया कप हुआ है, इसके अंदर इसने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो सचिन चेती है, इसने तो सिंगापुर में जो आयोजित हुई है तीरंदाजी एशिया कप, उसमें क्या है, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो यहाँ तक अपने जून है वहाँ का मैराथन क्लास ली है, क्योंकि मैराथन एपिसोड 1 और एपिसोड 2 ये मिलाकर आपके पास में पूरा जून कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।